हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, और यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। और ये जो है बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है, जो 38वीं बीपीएससी से लेके 68वीं बीपीएससी तक का हर एक क्वेश्चन पूछा गया जो है सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और उसके बाद पॉलिटी ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और यहाँ से जो हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जो लोग देख लिए हैं वीडियो ओके, और जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा है, एक आइडिया मिलेगा आप लोग को। ठीक है। और ये नॉट ओनली कि आपको बीपीएससी के लिए हेल्प करेगा, ये जो आने वाले टीचर का एग्ज़ाम है बीपीएससी का, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो जो लोग देने वाले हैं एक बार ज़रूर इसको करके जाइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत का विस्तृत है। मतलब अगर भारत की विस्तृत के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये अगर मान लेते हैं इंडिया है, तो इसका जो है ये हो गया पश्चिमी रेखा, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश से गुजरेगा सबसे पूर्वी रेखा, इधर गुजरेगा एक रेखा और जो कि तमिलनाडु से गुजरेगा, और इधर गुजरेगा एक रेखा जिसका नाम कहाँ से जो गुजरेगा जम्मू कश्मीर से। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। और उत्तरी अक्षांश या जो भी है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन, तब सही से समझ में आएगा हम लोगों को। चलिए देखिए, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 39th बीपीएससी में पूछा गया था 1994 में। अगर हम लोग भारत की मुख्य भूमि का विस्तार की बात करें, अगर पूछ दिया जाए कि कौन से गोलार्ध में हमारा जो है भारत स्थित है, तो सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप आप बनाइए, इसके दो भाग में बांटिए। तो ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे अगर बात करें तो हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसमें एक और बांट दे ऐसे, तो हमारा इंडिया कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे। तो अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा इंडिया स्थित है। ठीक है। बाकी जो बात हम लोग किए कि जो एक इक्वेटर गुजरता है बीचों बीच, ये इक्वेटर लाइन हो गया। इसके ऊपर अगर बात करें जिसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से एक रेखा गुजरती है। वहाँ से जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से एक रेखा गुजरती है। जो रेखा हम अपने इंडिया से होकर गुजरती है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में सबसे मतलब इंडिया का सबसे सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से गुजरने वाली रेखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो यहाँ से इसका एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है। और ये लाइन जो अक्षांशीय रेखा उत्तर जाते जाते जम्मू कश्मीर, जो इंदिरा कोल नाम के जगह है, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है अपने इंडिया का, वहाँ से जो गुजरती है रेखा वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो ये एक्सटेंशन हो गया अक्षांशीय। ठीक है। अब हम लोग करते देशांतर की बात। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेकर, तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा आपके गुजरात से। और ये 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के बीच हमारा इंडिया अवस्थित है। और ये रेखा गुजरेगा अरुणाचल प्रदेश से। तो इसी के मध्य में क्या है, हमारा भारत, अपना भारत जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। यहाँ से 23.5 डिग्री का जो लाइन जाता है इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर से, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। और यहाँ इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे का जो लाइन जाता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है। तो कर्क रेखा अपने भारत से होकर गुजरता है, और कितने राज्य से गुजरता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन कौन से वो स्टेट है ये बताइए। ठीक है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, सर्च करके भेजिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है। है 2 नंबर, इसमें कहा जा रहा भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। परंतु इसकी देखिए, अगर हम लोग 100% अगर वर्ल्ड का अगर लैंड एरिया है, तो उसका 2.4% किसका है, इंडिया का है। चलिए, एक तो ये फैक्ट हो गया, ये पूछा जाता है अक्सर। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर मानव जाति की अगर हम लोग बात करें तो पूरे संसार में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने मानव जाति है उसका 17% जनसंख्या जो है लगभग अपने इंडिया में रहता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 1994 में पूछा गया है 39th बीपीएससी में। तो थोड़ा सा डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अगर वर्तमान के संदर्भ में अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% जनसंख्या अपने भारत में रहता है, लेकिन एरिया तो उतना ही 2.4% एरिया है। ठीक है। चलिए, तो ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार है, लेकिन 90 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम में 16.51 ही हुआ करता था। अब बात करें तो हमारा जो जनसंख्या हमारे देश का वर्ल्ड में नंबर 1 आ गया है। ठीक है। तो ये सेंसस के आधार पे नहीं, किसी संस्था का जो सर्वे होता है उसके अनुसार। चीन को भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय प्रमाणिक समय जिसको IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम,
एवं ग्रीनविच टाइम जिसको जीएमटी कहा जाता है, इसमें कितना का अंतर पाया जाता है? तो इसमें जो अंतर है 5.5 घंटा का अंतर है। तो सही आंसर हो गया बी। ठीक है। अगर हम लोग देखें आईएसटी की बात किया, जैसे ये अगर बात करें यहाँ से एक लाइन गुजरता है जिसको जीएमटी कहा जाता है, यहाँ से एक लाइन गुजरता है जिसको आईएसटी कहा जाता है, और ये लाइन कहाँ से, इंडिया से गुजरता है। तो इन दोनों के बीच की अगर हम लोग बात करें तो 5.5 घंटा का अंतर है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। भारतीय मानक समय जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है। और ये कहाँ से गुजरता है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, और वहीं से एक जगह है छोटा सा मिर्ज़ापुर, और छोटे से जगह में जाएंगे तो मिर्ज़ापुर के पास है नैनी, वहीं से ये रेखा गुजरता है आईएसटी, और कितना है 82.5 डिग्री का जो है 82 डिग्री 30 मिनट का लाइन वहीं से गुजरता है। तो वहीं से हम लोग रेफरेंस लेते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो भारतीय मानक समय आईएसटी में और जीएमटी में जो अंतर होगा 5.5 घंटा का डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, प्लस 5.5 घंटा। अगर हम लोग 0 डिग्री, ये वाला लाइन है, अगर 0 डिग्री के इस साइड जाएंगे और अगर पूछ दे यूएसए का और जीएमटी का कितना होगा, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इस साइड आएंगे तो पॉजिटिव में होगा, इस साइड आएगा तो निगेटिव में होगा। आगे क्वेश्चन है, हुनरू प्रताप निर्मित है। तो देखिए बेसिकली यहाँ से बात हो रहा है हुनरू जल प्रताप का, आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये कहाँ पे? रांची के आसपास है। ठीक है। और ये अगर प्लेटू पूछा जाए तो छोटा नागपुर प्लेटू पर अवस्थित है। क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए भारत का पूछा जा रहा है, दुनिया का नहीं पूछा जा रहा। अगर दुनिया का पूछता सर्वोच्च चोटी कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट हो जाता। ठीक है, जिसका ऊंचाई 88 से 48.46 मीटर है। लेकिन भारत का पूछा जा रहा है तो ये है गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो है भारत का है, ये कहाँ पर है? तो ये पीओके एरिया में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पीओके एरिया में है। ठीक है, तो भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी हो गया गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे कुछ चोटियों का नाम दिया हुआ है, स्थान और ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वत की ऊंचाई एवं संबंधित देश। देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ये नेपाल में। दुनिया का सबसे हाईएस्ट चोटी है ये माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आता है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो ऊंचाई है 8611 मीटर की हाइट पर है, और ये कहाँ पे है? भारत में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत में है, और भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है, और ये 85 से 98 मीटर की ऊंचाई है इसकी। मकालू है कहाँ पे? ये नेपाल में है, 8463 मीटर की ऊंचाई पर है ये। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत के सर्वोच्च चोटी है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये स्थित है। इस पर पीओके का अवैध कब्जा है। 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो देखिए हिमालय में जो हिम की रेखा देखा गया ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो देखिए उत्तरी दक्षिणी हिमालय तो इसमें दिया नहीं है, उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ऐसे जनरल अगर बात करें तो ये 4300 से लेके 6000 मीटर के पूर्व में ये पाया जाता है। 94 में पूछा गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हिमालय के विभिन्न भाग में हिम रेखा जिसको स्नो लाइन जो बोलते हैं, इसकी ऊंचाई अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग भाग में अलग अलग पाई जाती है। परंतु औसत हिम रेखा ऊंचाई की बात करें तो ये उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, महान हिमालय के दक्षिण भाग पर अगर बात करें तो ये 4500 से 6 मीटर पर पाई जाती है। इस प्रकार अगर हम पश्चिमी हिमालय के औसत हिम रेखा की बात करें तो 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय की बात करें तो 4300 मीटर पर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है, तो ये कैसा? एक शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी है। हिमालय का सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक के उत्तरी ढाल तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल के मध्य अनेक चौड़स ढाल वाली संरचना घाटियां है। जा रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है सेनोजोइक पीरियड में। तो सही आंसर हो गया 8 का डी। सेनोजोइक युग को पेलियोसिन युग भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही बात है, सेनोजोइक या पेलियोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो ये जो है अगर हम लोग बात करें तो सेनोजोइक महाकल्प में, मतलब वही पीरियड की बात हो रही है। ये वही पीरियड है जो शिवालिक श्रेणी का जहाँ पे निर्माण हो रहा था, उसी पीरियड में जो प्रायद्वीपीय पर्वत है उसका भी निर्माण हुआ है इसी पीरियड में। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
तो सेनोजोइक पीरियड की बात करें तो इसी टाइम में शिवालिक पर्वत जो हिमालय का पार्ट है, हिमालय पर्वत का, उसका भी निर्माण। इसके अतिरिक्त जो भी प्रायद्वीपीय पर्वत है, मतलब कि अगर हम लोग सॉदर्न इंडिया की बात करें उसमें जो पर्वत है उसका भी निर्माण माना जाता है सेनोजोइक पीरियड में ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट है एक छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार क्या है? ये अग्र गंभीर है। अब देखिए अग्र गंभीर का मतलब क्या होता है? चट्टान होना और चट्टान से मतलब कि एक गर्त बना के पानी बहना, नदी निकलना, ठीक है। तो क्या है? एक अग्र गर्त है, सॉरी अग्र गंभीर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पे क्या है, जब भी कभी आपको रांची झारखंड वगैरह जाने को मिलेगा तो छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। अगर आप मध्य पश्चिम भाग पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई आपको 1100 मीटर मिलेगी। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल का तीव्र स्कॉर्पो के रूप में पाए जाते हैं। अतः यह जो है तीव्र मतलब एकदम अचानक नीचे अचानक ऊपर ऐसे करके, तो ये अग्र गंभीर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका आंसर चुनना है। तो देखिए इसमें जो सही है 1, 2 एंड 3 है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। मेघालय पठार मेघालय राज्य के आसपास स्थित है और दक्कन का पठार जो है ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, तो दक्कन पठार का ही एक्सटेंशन है। आगे कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है, बिल्कुल सही है ये। और तीसरा है गंगा की जो रचना है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 सही है। बाकी पूछ रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुआ है। तो नहीं, इसमें जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, इसमें चीनी प्लेट का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि हिमालय जो है सॉरी चीनी प्लेट जो है, चीन मतलब जहाँ पे चाइना एग्जिस्ट करता है वो हिमालय के उस साइड है, तो कोई मतलब रोल ही नहीं प्ले करता है हिमालय के फॉर्मेशन में। तो चौथा हो गया गलत, सही आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो देखिए मेघालय पठार का अंश जो भुवन पहाड़ी जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। और ये तीनों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मेघालय में होता है, ठीक है, चेरापूंजी में, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये है भुवन पहाड़ी नहीं है। भुवन पहाड़ी मिजो हिल्स के अंतर्गत आता है, मतलब मिजोरम में है ये, जो पूर्वोत्तर हिमालय का ही अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है। नेक्स्ट है इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, जिसका खनिज किसका खनिज है? तो ये खनिज है टाइटेनियम का, सही आंसर हो गया बी। इल्मेनाइट जिसको टाइटेनियम भी कहा जाता है उसका अयस्क है, और ये जो आप देख रहे हैं रूटाइल, ये टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज है, ठीक है, इल्मेनाइट और रूटाइल, ये दोनों याद रखिएगा, ये टाइटेनियम का प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्र के सौराष्ट्र रीजन में, जो कि गुजरात में है, वहाँ से लेकर दीघा तक पश्चिम बंगाल के क्षेत्र तक विस्तृत है, और यहाँ से टाइटेनियम पाया जाता है। तो ये है भारत की तटीय रेखा, आंसर नहीं दिया हुआ है। देखिए भारत की तटीय रेखा 2 तरह से, एक है कि मुख्य भूमि से सटी हुई और एक है मुख्य भूमि से दूर सटी हुई। तो 2094 किलोमीटर जो है ये मुख्य भूमि से दूर जो है, जैसे आप बात करेंगे अंडमान निकोबार का, लक्षद्वीप का, तो ये सब जो सीमा रेखा है लगभग 2094 किलोमीटर है। बाकी अगर बात करें जो मुख्य तटीय भूमि है जो समुद्र से टच करता है वो 5422.6 किलोमीटर की दूरी है, जो इतना तटीय रेखा है जो समुद्र से बॉर्डर शेयर करता है। दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दें तो लगभग हो जाता 75 से 16.6 किलोमीटर का तटीय रेखा भारत का है। तो इसीलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य का सबसे बड़ा तटीय रेखा है भारत में, तो आपका आंसर होना चाहिए गुजरात। चलिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन सर्च करना है, मुझे बताना है भारत का कौन सा राज्य है जिसका तटीय रेखा सबसे छोटा है, और वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जिसका तटीय रेखा सबसे बड़ा है। ये दोनों आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट डैश कहलाते हैं। तो देखो पश्चिम घाट को जो दूसरा नाम है सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 15 का बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के जो साइड है, जो कोस्टल लाइन है, उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर की औसत ऊंचाई है।
ठीक है। केरल में इसी को कहा जाता है सहा पर्वतम। नंबर 16 है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है या सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो देखिए इसका आंसर जो दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। दिए गए विकल्प में जो नथुला है, जो नथुला सी नंबर पे आप देख रहे हैं, वो नथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है जो दिया गया है इसमें। नथुला का ऊंचाई जो है लगभग 1450 फीट के ऊंचाई पर ये है। और जो जिला की अगर बात करें तो ये 11,578 ऊंचाई फीट पर ऊंचाई पर है। ठीक है। बाकी रोहतांग दर्रा की बात करें तो ये 13,044 फीट पर स्थित है। और खैबर दर्रा की बात करें तो ये 3510 फीट की ऊंचाई पर है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है यांगसी दीवान है। ठीक है। 5890 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर हम लोग फीट में कन्वर्ट करें तो ये लगभग कितना हो जाएगा, अगर फीट में करें तो ये लगभग 15,000 16,000 से ज़्यादा का हो जाएगा। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचाई वाला जो दर्रा है यांगसी दीवान है। और जो ऑप्शन दिया गया है उसमें अगर हम लोग बात करें तो नथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए इसका आंसर जो है ई दिया हुआ है। क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो ये है कहाँ, दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। इसमें हम लोग पढ़ लेते इसका एक्सप्लेनेशन तो हम लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्ट बात जो है लक्षद्वीप के बारे में, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए लक्षद्वीप जो है अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग कुछ क्षेत्रफल की बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या जो है 36 है, जिस पे 10 ही द्वीप पे आदमी रहते हैं। आगे है लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी कहा जाता है और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों को 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है, करावती द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है। करावती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, तो ये प्रवाल उत्पत्ति है। तो सही आंसर हो गया 18 का ए। भी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो टोटल 36 द्वीप है जिसपे 10 ही पे लोग रहते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है किसका पार्ट है, ये महाराष्ट्र का पार्ट है विदर्भ। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आप जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया होगा उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। या इस पर एक्सप्लेनेशन में अगर होता तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है, पाया जाता है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है डी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो 2017 में पूछा गया है तो उस टाइम की रिपोर्ट के अनुसार होगा, लेकिन अभी की रिपोर्ट के अनुसार ये क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इसमें जो दिया हुआ है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 और इसका लेटेस्ट वाला शायद 2019 या 20 में आया था रिपोर्ट, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वह वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। ये परसेंटेज में बात नहीं हो रही है, मतलब ऐसे अगर बात करें सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो ये जो है मध्य प्रदेश आता है। ठीक है। इसके बाद 2019 के बाद 2021 में रिपोर्ट जारी किया। ठीक है। इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है 77,493 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 25.14% है, जो कि भारत में क्या है, अगर ऐसे वर्ग किलोमीटर में बात करें तो सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो 66,431 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है, फॉरेस्ट फैला हुआ है, जो कि टोटल लैंड एरिया का लगभग 79.33% है। तो मतलब अभी के रिपोर्ट के अनुसार भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बाकी आ जाइए छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55,717 वर्ग किलोमीटर में फॉरेस्ट फैला हुआ है, जो कि कुल जोग्राफिकल एरिया का 41.21% है। उड़ीसा का बात कर लेते हैं हम लोग। उड़ीसा में 52,156 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है, जो कि 33.50% के एरिया में है, कुल जोग्राफिकल एरिया के। महाराष्ट्र का बात कर लीजिए 50,798 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो है 16.51% है कुल जोग्राफिकल एरिया का। ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और एक बार आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप फ्री होंगे तो 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट का मिलन होता है।
तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, ये दोनों घाट का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ी पर। सही आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है, या कह सकते हैं मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी को दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है जिसका नाम है दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सा है? अन्नामलाई है, नीलगिरी है, कार्डमम पहाड़ी है, सेबराय पहाड़ी है। तो देखिए ये कार्डमम पहाड़ी है। ठीक है, कन्याकुमारी से सबसे सटी हुई पहाड़ी जो है वह है कार्डमम पहाड़ी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री जो कि क्या हो गया, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलकृत घाट है। यह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट यहाँ पे मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है का नाम है दोद्दा बेटा, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और दोद्दा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है अन्नामुदी है, या अन्नामलाई पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह नीलगिरी के दक्षिण में है और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी है, जिस पर इलायची, कार्डमम का मतलब होता है इलायची। तो यहाँ केरल में इलायची का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ी का नाम है कार्डमम पहाड़ी। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए राजस्थान सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर का कौन सा राज्य है बताइए, सॉरी चौथे नंबर का कौन सा राज्य है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। ये देखिए 2008 2011 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद बिहार का स्थान पूरा जो है 12वां हो गया। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में दर्विनियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु कह सकते हैं ये सब में। तो देखिए दर्विनियन प्रजाति जो है ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में निवास करती है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है, तेलुगु आता है, तुलु प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये है हरियाणा। चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इसके अनुसार हम लोग बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है। ये याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी, जिसमें 2 यूनियन टेरेटरी है और 3 जो है यहाँ पे स्टेट्स है। नेक्स्ट है देखिए, ये भी पूछा जाता है अक्सर बीपीएससी में, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये भील जनजाति की बात हो रही थी, भील जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्सर बीपीएससी में पूछा जाता है भील जनजाति से क्वेश्चन, भील विद्रोह, भील जनजाति वगैरह वगैरह। तो इसको एक बार ढंग से देखिएगा। भील जनजाति भारत के गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में एवं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान आदि प्रांत में जो है ये अधिवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए इसमें कह रहा टोडा जनजाति केरल में, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। भील जनजाति गुजरात में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहाँ का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में निवास करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है। कोटा जनजाति तमिलनाडु में और टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं
भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये है देवप्रयाग। सही आंसर हो गया इसका डी। ठीक है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल के बाद नदी को गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, देवप्रयाग में आकर दो नदी मिलता है, अलकनंदा और भागीरथी। वहाँ से भागीरथी नदी का नाम हो जाता है गंगा। और देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। ठीक है। तो बाकी 4 प्रयाग कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, उसको ढूंढ के बताइए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पे एक नदी का नाम पूछा गया। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये यारलुंग जांगबो नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा का नहीं दूसरा नाम है, जो तिब्बत क्षेत्र में इसके नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। जो है अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंडिया में जैसे आता ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। उसके बाद अगर ये हम बात करें यारलुंग जांगबो, ये जब होता है इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। बंगाल में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये तेल नदी जो है इसका आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली अगर बात करें तो तेल नदी महानदी का सहायक नदी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य के प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदी जो है शिवनाथ है, जोंक है, हंसो है, ईब है, माड है। ये सब नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तो गिरती ही है। महानदी कृष्णा, कावेरी, ये भी गिरती है। तो ये भी दोनों नदी जो है ये सारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ ताप्ती, नर्मदा तो अरब सागर में गिरता है, तो ये तो नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो गया? डी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई आंसर है। तो इसको पढ़ते हैं तब हम लोग को समझ में आएगा। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक है। याद रखिएगा, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो ये है सोन नदी की सहायक नदी है। जो कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी जो इस सहायक नदी है यमुना के बाद। यमुना पहली है और सोन नदी दूसरी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। आगे है, दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी और उत्तरी कोयल नदी के साथ मिलकर कोयल नदी का निर्माण करती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास जो है ये शंख नदी से मिलकर ब्रह्मणी नदी के नाम से प्रभावित होती है। और बारक नदी दामोदर नदी का मुख्य सहायक नदी है। बारक नदी जो है ये दामोदर नदी का मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है, मतलब दामोदर जो हो गया हुगली नदी की सहायक नदी हो गया। इस प्रकार बारक और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी के उपनदियाँ हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, ये पटना में सोन और गंगा मिलती है। आगे है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे फतेहपुर भी है, भागलपुर भी है, कानपुर भी है, लेकिन ये उत्तराखासी जो है ये गंगा के तट पे नहीं है। गंगा नदी की प्रधान शाखा जो है भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तराखासी जिले में गोमुख नाम के स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तराखासी जो है वो भागीरथी तट पे है, न कि गंगा के तट पे। बाकी फतेहपुर सीकरी, भागलपुर, कानपुर ये गंगा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? तो देखिए, लेह जो है सबसे सूखा स्थल है। ये यहाँ पे सबसे कम बारिश होता है। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। 38 नंबर, इसमें कहा जा रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। ठीक है। तो इसका सही है उसकी ऊंचाई से भिन्नता। उसका जो हाइट है सी लेवल से अलग अलग ऊंचाई पे है, इसलिए जो है उसके मौसम में या उसके जलवायु में क्या होता है? भिन्नता होता है। तो सही आंसर हो गया 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो सही आंसर हो गया 39 का सी।
इसका एक्सप्लेनेशन भी यही दिया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा जो लगभग है 75% वर्षा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आज का सेशन हम लोग यही रखते हैं। याद रखिएगा पेज नंबर 135 तक कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 39 तक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। चलिए क्या करोगे।